नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आज बात होगी इंग्लिश पैडागोजी में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो एक आ चुकी है लैंग्वेज एंड एक्विजिशन पे, आप उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, मैंने पिछले दिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि द टीचिंग मेथड इन विच एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन बेसिक सब्जेक्ट्स एरियाज इज। इसका आंसर बताना था आप लोगों को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाइलिंगुअल एजुकेशन। किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है, जो वो टॉप 3 हैं, उनका नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो, विनर्स हैं खुशबू कुमारी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे विकास सक्सेना, तीसरे नंबर पे रूपा कुमारी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और जो लोग चाहते हैं कि इस कॉन्टेस्ट में भाग लें और वो भी जीतें, तो वो इस कंटेस्ट में भाग लेने के लिए क्या करें, जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा, उसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आज की लेक्चर की। तो देखो, सबसे पहले एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आप जाओ द एजुकेटर पे, वहाँ पे आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ना। जहाँ पे मैंने KBS PRT के प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन और टॉप 50 ईडियम्स करा रखे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो KB की तैयारी कर रहे हैं अभी से लग जाओ, और इसका जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप द एजुकेटर सर्च कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहला बात जो है वो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। तो देखो, सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसके बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज क्या होता है। तो देखो, लैंग्वेज जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड बना है किससे, लिंगवा से। लिंगवा कौन सा वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है ना। अब लैटिन वर्ड, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टंग, यानी कि जिह्वा, यानी कि जीभ, है ना। लैंग्वेज का मतलब होता है जीभ। ये लिंगवा से बना है और लिंगवा का मतलब हो जाता है टंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज में हम लोग आज बात करेंगे थ्रू लैंग्वेज वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, व्यूज़ एंड आइडियाज़। यानी कि इमोशन जो है, हम जो व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदना जताते हैं, या फिर दुख दर्द बांटते हैं, या फिर व्यूज़ यानी कि अपना ओपिनियन रखते हैं किसी चीज़ पे कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई आइडिया शेयर करते हैं दोस्त को, देखो कि ये काम ऐसे करना है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, लैंग्वेज के थ्रू होता है। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो, बेन जॉनसन नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े साइकिलिस्ट थे, है ना। उन्होंने बताया स्पीच इज ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसे याद कर लो या लर्न कर लो। यानी कि बेन जॉनसन ने कहा कि स्पीच जो है वो एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है किसका, सोसाइटी का, है ना। इसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे के तकलीफ को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये भी बातें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है ना। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें द्रोणाचार्य क्लासेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो जानेंगे हम लोग। में भी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब आप इसे क्या कर सकते हो, बोल भी सकते हो, और बिना बोले भी एक दूसरे को कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे देखो, क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा इस रो में बैठा हुआ है और एक बच्चा इस रो में बैठा हुआ है, तो दोनों ने हाथ से ही इशारा कर दिया कि चलो पेन दे दो, मेरे पास पेन नहीं है, तो एक ने फेंक के पेन दे दिया। तो ये जो कम्युनिकेशन थी यहाँ पे वो क्या थी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। यानी कि कम्युनिकेशन दोनों तरह से हो सकती है। अब क्या है दूसरा पॉइंट, इट इज़ अ यूनिक ह्यूमन ट्रेट। यानी कि ये क्या है, अब जैसे देखो, आदमियों के बात बंदरों को समझ में आएगी, जानवरों को समझ में आएगी। ये क्या है, एक यूनिक ह्यूमन ट्रेट है। एक बात और देखो, मैंने यहाँ पे यूनिक के पहले ए लगा रखा है। अब बोलोगे AEIO और U, ये तो वॉवेल है सर, इसके आगे तो लगता है क्या, इसके आगे लगता है N। लेकिन याद रखो आप, सबसे पहली बात कि ये साउंड के, वॉवेल साउंड के पहले N लगाते हैं। किसके पहले, वॉवेल साउंड के, ना कि वॉवेल के। वॉवेल साउंड जो होते हैं उसके पहले हम लोग लगा देते हैं क्या, N। अब देखो, ह्यूमन, या सॉरी ये यूनिक था ना, यूनिक। अब यूनिक को जब आप हिंदी में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, यूनिक ऐसे लिखते हो ना। अब ये क्या, ये आपका स्वर व्यंजन है क्या, नहीं है ना। यानी कि इसे आप क्या करोगे, कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, कॉन्स्टेंट हो रहा है। अब देखो अगला,
इट इज अ सिस्टम ऑफ यूजिंग फोनेटिक ग्रामर एंड वोकेबलरी। देखो इसका जो सिस्टम है वो फोनेटिक यूज करता है, ग्रामर यूज करता है और वोकेबलरी यूज करता है। क्यों? लैंग्वेज। देखो हर किसी लैंग्वेज का एक अपना अपना मतलब होता है। मैं एक बात बता दूं आपको, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं जैसे बोल दूं कि आई मैंगो ईट, अब इसका देखो कोई सेंस बन रहा है क्या? अभी आई के साथ देखो, सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट आएगा पहले यानी कि आई, अब ईट है तो ईट वर्ब के रूप में है यानी कि ईट बाद में आएगा आई के बाद, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैंगो है, यानी कि मैं आम खाता हूँ। आप आई ईट मैंगो लिखोगे ना कि आई मैंगो ईट, यानी कि इसका मतलब है कि इसका एक ग्रामर का रूल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश पैडागोजी की बात नहीं हो रही है। अब मैं खाता हूँ आम लिख दें इंग्लिश की तरह, खाता हूँ आम, तो ये देखो सही लग रहा है सेंटेंस? नहीं लग रहा है ना। अब मैं आम खाता हूँ लिख दूंगा तो ये राइट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इंग्लिश पैडागोजी में अलग वे में बताया जाता है चीज़ों को, इंग्लिश ग्रामर अलग है और हिंदी ग्रामर अलग है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ यूजिंग फोनेटिक ग्रामर एंड वोकेबलरी। वोकेबलरी का यूज किया जाता है किसमें? लैंग्वेजेस में। अब देखो अगला है, इट इज़ हाई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। ये बहुत अच्छे से जो है ये स्ट्रक्चर सिस्टम है। अब देखो ये कैसे स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, देखो अब मैंने जैसे अभी बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। अब एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग जाते हैं। अब जैसे देखो नाउन पहले अगर बच्चा नहीं जानेगा तो वो प्रोनाउन को नहीं समझ पाएगा। अगर प्रोनाउन हम उसे नाउन से पहले पढ़ा दें तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ पाएगा। यानी कि एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपको क्या करना है? सारी चीज़ों को लेके चलना है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है करेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब ग्रामर का क्या करेक्टरिस्टिक है? देखो सेट ऑफ ग्रामर रूल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ग्रामर का रूल होगा। ये तो बात है ना। जैसे मैंने बताया क्या कि जैसे अब हमको मान लो कि किसी सिंगुलर को प्लुरल में चेंज कर देना है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिटी। अब देखो आप लोगों को तो पता ही है वाई से पहले टी है यानी कि कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे? सिटीज़ हो जाएगा, ये आई ई एस हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये क्या है? एक रूल है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है ना। अब जैसे देखो नेम के साथ आप क्या करते हो? जैसे मैं बोल दूं रीता ईट्स, ये लगाते हो ना। अब जैसे यही कर दें यू ईट, देखो ये एक ग्रामर का क्या है? ये रूल है। यहाँ पे इट्स नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यू के साथ क्या लगता है? एस या ई एस नहीं लगता है। सिर्फ नेम और इट के साथ हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। तो ये तो हो गई बात यहाँ पे। अब देखो अगला जो है, इट हैज़ ऑन आर्बिट्री सिस्टम। अब देखो आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है नहीं? आप प्लीज़ कमेंट करके बताते रहना ताकि मुझे पता चल सके। अब देखो इट हैज़ ऑन आर्बिट्री सिस्टम। अब जैसे मैं बोल दूँ बी ए एल बॉल, अब बॉल का मतलब होता है गेंद। अब गेंद जो है बॉल लिखने को ऐसे नहीं लिख देंगे कि ये बॉल भी गोल गोल होना चाहिए। यानी कि आपको जो है किसके साथ जाना है? ये इसका जो मीनिंग है और इसका जो एक्चुअल में जो इमेज है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अलग अलग होगा। अब बॉल लिखने के लिए अब उसको कुछ ऐसे ही गोल गोल जैसा कुछ एक सर्कल नहीं बना देंगे, है ना। दोनों क्या है? बॉल ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। भले दोनों का मतलब एक है लेकिन ये आर्बिट्री फंक्शन में है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। अब देखो प्रोग्रेसिव यानी कि ये क्या करता है? अपने आप को प्रोग्रेस करते रहता है, यानी कि इसका पास्ट भी रहा है, फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी है। जैसे देख लो बहुत सारे वर्ड जो हैं गायब हो रहे हैं और बहुत सारे वर्ड ऐड हो जाते हैं डिक्शनरी में। जैसे देखो लूट, है ना, गुरु, ये सब वर्ड क्या है? हिंदी के वर्ड हैं लेकिन ये इंग्लिश में भी यूज़ किए जाते हैं। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हो कि जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं, यानी कि प्रोग्रेस हो जाते हैं। यानी कि अलग अलग वर्ड्स को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, कुछ कुछ वर्ड को हटा दिया जाता है। ठीक है ना। अब देखो आगे, इट हैज़ इट्स own language structure such as phonemics, morphemes and syntax। यानी कि देखो इसका क्या है? अपना एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर है जिसमें, अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की, याद रखना आप इस बात को, है ना। यानी कि इसका क्या है? अपना एक फोनेस साउंड है एक। अब जैसे हम लोग लिखते हैं पुट लेकिन इसे लिखते हैं कट, है ना। इसे बोलते हो पुट, अब इसे बोलते हैं कट। भले दोनों का देखो यूटी यूटी फिर भी
दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का क्या प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अपना एक फोनिक्स मतलब होता है, देखो साउंड है ना, फोनिक्स मतलब होता है साउंड। तो ये हो गई बात। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना, मैं अगले क्लास में आपकी कुछ डाउट्स को ले लूँगा। चलो आगे देखते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग। अब देखो यही इंपॉर्टेंट था कि लैंग्वेज को कैसे टीच कराएंगे। तो देखो सबसे पहले मोटिवेशन लाना होगा बच्चे में। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मोटिवेशन कैसे लाओगे। आप उसे क्या कर सकते हो, मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करा सकते हो, है ना, प्रैक्टिस करा सकते हो। उसके साथ क्या कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो। उसे कुछ कुछ ऐसे वगैरह लिखने दे सकते हो कि आप घर से लिख के लाओ, आसपास में माई सेल्फ के बारे में लिख के लाओ, या फिर अपने पापा के बारे में लिख के लाओ। और उसे क्या करो, आप इनकरेज करो, मोटिवेट करो, है ना, कि देखो तुमने बहुत अच्छा लिखा, ये तुम अच्छा कर सकते हो, तुम ऊपर जा रहे हो। यानी कि ये सब तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। अब अगला है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि उसके अंदर हैबिट को फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज़ कर लो कि बच्चा हिंदी बोलने का यूज़ टू है, तो उसे आप धीरे धीरे कर सकते हो। जैसे वो स्कूल आए तो वो गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर बोलना शुरू करे, है ना। छोटी छोटी कन्वर्सेशन से आप क्या करो, हैबिट को फॉर्म कर सकते हो। अब देखो एक और बात, जैसे प्लीज़ सीट, ऐसा वर्ड करोगे, छोटे छोटे सेंटेंस, यानी कि स्टार्टिंग लेवल पे आपको क्या करना है, बिगिनिंग पे आपको करना है, स्मॉल स्टेप्स लेना है। और एक बात, ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना बड़े काम के आते हैं, कभी कभी देखना ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अब देखो अगला देखते हैं। अगला देखो क्या है, अगला है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, है ना। अब देखना आप लोगों के दिमाग में एक बात होगी कि बच्चे जो होते हैं ना बड़े दूसरे का कॉपी करते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने आप के तौर पे, ताकि देखना बच्चा खुद ब खुद आपको देख के क्या करेगा, उसको इमिटेट करने लगेगा, है ना। इससे वो सीख पाएगा। अब देखो अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल्स। आपको देखो क्या करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस और ड्रिल्स करना है। जबकि ये देखो नेगेटिव टर्म में आता है, लेकिन जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे एक्सरसाइज दे दो आप, बहुत सारे नहीं, आई मीन प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो, एक्सरसाइज दे दो, उससे टेस्ट ले लो, या फिर कन्वर्सेशन टेस्ट ले लो साथ में बैठ के कि कौन कितना अच्छे से बात कर सकता है इंग्लिश के बारे में। अब देखो अगला है प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच का मतलब क्या होता है। ऑरल का मतलब आप लोगों को पता ही है, मौखिक, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच मतलब कि आपको ऑरल अप्रोच करना है, यानी कि बातचीत से शुरुआत करनी है इंग्लिश की। अब जैसे बच्चा घर जाएगा तो वो माँ बाप को भी गुड मॉर्निंग बोलना शुरू करेगा, है ना, गुड आफ्टरनून बोलना शुरू करेगा, आई वांट टू ईट, यानी कि स्मॉल स्मॉल अप्रोच करके ये सीख सकता है। अब देखो आपको एज ए टीचर क्या करना है, एज ए टीचर आप कौन सा रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हो। आपको क्या करो, ग्रुप में छोटे छोटे बच्चों को बांट दो। सपोज़ कर लो कि बच्चे आपके क्लास में 20 हैं, तो आपने ग्रुप ए बना दिया, ग्रुप बी बना दिया, ग्रुप सी बना दिया और ग्रुप डी बना दिया। अब सारे लोगों को क्या करो, आपस में कन्वर्सेशन करा दो, कॉन्टैक्ट करा दो, इंटरेक्शन करा दो। इससे बच्चा क्या होगा कि आपको इंग्लिश यूज करना है और एक दूसरे से बातचीत करनी है। इससे देखना एक अच्छा एक मैसेज जाएगा और ऑरल कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑर्डर ऑफ लर्निंग, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। अब नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग क्या होता है, देखो मैं बता दूं आपको, LSWR, ये इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। ये ऐसे ही बच्चा सीखता है। सबसे पहले वो सुनता है, देखना छोटे बच्चे होते हैं तो वो हंसता है सुन के, यानी कि सबसे पहले वो क्या करेगा, लिसनिंग, L फॉर लिसनिंग, यानी कि वो सुनता है और उससे सीखता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल दो, उससे वो सीख पाएगा। अब अगला है LSRW में अगला क्या है, S फॉर स्पीक, यानी कि अब वो क्या करेगा, बोलेगा। और अगला क्या है, रीडिंग, यानी कि वो अब क्या करेगा, जब वो सीख जाएगा वर्ड्स को वो करना शुरू कर देगा, रीड पढ़ना शुरू कर देगा। और लास्ट टर्म था WW, यानी कि राइट, यानी कि आपको राइटिंग जो है सबसे लास्ट में करानी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले LSRW के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देनी है। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। आई एम सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूँ, वाइटल। अब वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, है ना, एक साइनो वर्ड है। चलो एक वर्ड तो कुछ सीखा आपने आप आज, अगर जो जानते थे चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये कैसे रोल प्ले करता है मदर टंग। देखो अगर बच्चा
कोई चीज़ को नहीं समझ पा रहा, इवन मैं अगर बोल दूं कि मैं जाऊंगा क्या सीखने के लिए, बंगाली सीखने के लिए, अब बंगाली सीखने के लिए मैं जो ट्यूटर रखूंगा या फिर मैं जिस टीचर से सीखूंगा वो देखना क्या करेगा, अगर मेरी मदर टंग हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो वो मुझे इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करके वर्ड को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, है ना। वो धीरे धीरे क्या करेगा, ट्रांसलेट करके मुझे सिखाता जाएगा। तो यानी कि मदर टंग में ही आप क्या करते हो, सारी चीज़ों को एक्वायर करते हो। जो ये सेकेंड लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज है उसे सीखने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा ग्रामर रूल्स, आप क्या करते हो, लिखना शुरू कर देते हो उसके अल्फ़ाबेट्स को। लेकिन अगर आप सपोज करो कि आपकी हिंदी मदर टंग है, ये आपकी हिंदी मदर टंग है, आपने क्या पहले अ आ लिखना सीखा, क ख ग घ लिखना सीखा क्या, पढ़ने के लिए या बोलने के लिए, नहीं ना, आप आराम से बोल पाते हो। यानी कि मदर टंग आपको जो है अच्छे से आती है बचपन से, प्रैक्टिसेस आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आज अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, इसमें भी एक बात पे जोर दिया गया है, याद रखना हो कि आप जो है मदर टंग पे ही ज़्यादा फोकस करो ताकि बच्चा क्या कर पाए, ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब विच अप्रोच एम्फसाइज इंट्रैक्शन एज द मीन्स एंड गोल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि लर्निंग ऑफ लैंग्वेज का क्या इंट्रैक्शन और मतलब है, गोल है। इसका मतलब हो जाएगा, लैंग्वेज सीखने का मतलब होता है कि आप क्या करो, आप जो है कम्युनिकेटिव कर सको, यानी कि बातचीत कर सको। यानी कि इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर 4 के साथ, 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्या है, स्किल्ड रीडिंग। अब स्किल्ड रीडिंग का क्या मतलब होता है, देखो स्किल रीडिंग जो है, आप अगर स्किल रीडिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिलिबरेट कंस्ट्रक्शन, इमेजिनेटिव, कंस्ट्रक्टिव या प्रोग्रेसिव। देखो प्रोग्रेसिव तो नहीं होगा अगर आप पढ़ना जानते हो तो, इमेजिनेटिव तो है नहीं, पढ़ रहे हो सामने में, डिलिबरेट जानबूझ के किया हुआ काम नहीं है, ये हो जाएगा क्या, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि संज्ञानात्मक चीज़ आ जाएगी आपके अंदर, आप सीख जाओगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, IEC स्टैंड्स फॉर, इसका क्या मतलब होता है, देखो सॉरी, अब इसका मतलब होता है इंडियन एजुकेशनल कमीशन, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, I फॉर इंडियन, E फॉर एजुकेशनल और C फॉर कमीशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है अकॉर्डिंग टू RTE, है ना, राइट टू एजुकेशन। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, राइट टू एजुकेशन उसका मतलब होता है। अब राइट टू एजुकेशन में जो है पीपल और टीचर, यानी कि स्टूडेंट और छात्र का रेशियो कितना रहना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, याद रखना प्राइमरी लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, 4:1, 35:1, 50:1, 30:1, यानी कि 30 स्टूडेंट में एक टीचर, 50 स्टूडेंट में 1 टीचर, या 35 स्टूडेंट में एक टीचर, या 45 स्टूडेंट्स में एक टीचर। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। जो सबसे पहले 3 आंसर आएंगे 1 2 3, आपको अगर ये लाइव चले क्लास तो आपको क्या करना है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट करना, यानी कि ये आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आओगे आपके नाम आ सकते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक बात और, जाते जाते मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि आप लोग जो है जाके अगर KBS की तैयारी कर रहे हो, है ना, या किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे जाके ये प्रीवियस ईयर का सेट अटेंड कर लो। कहाँ पे, द एजुकेटर पे। आपको द एजुकेटर का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपके जो भी राय या सुझाव हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।